बेटा हम लोग पहुंचे टैक्सेशन में। टैक्सेशन में नया चैप्टर कैपिटल गेन, और ये मेरा नाम है दीपक गुरनानी, ये मेरा मोबाइल नंबर है। हमारी एंड्रॉइड ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ये ऐप का नाम है दीप द गुरु। और एप्पल स्टोर पे, iOS पे भी हमारी ऐप अवेलेबल है। आपको पहले iOS स्टोर पे ऐप डाउनलोड करनी है, माई इंस्टीट्यूट। उसके बाद डाउनलोड हो जाने के बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना है DTG, मतलब दीप द गुरु का DTG। ये हमारा नया चैप्टर है कैपिटल गेन टैक्सेशन में। अब इसमें जो सबसे पहला रूल है, टैक्सेशन पूरा बेटा रूल्स के ऊपर होता है। जितने ज्यादा अच्छी तरह से आप रूल्स याद करो उतना आपके लिए अच्छा। अब ये कैपिटल गेन के रूल्स हैं कुछ। सबसे पहले टाइप ऑफ सीरियल नंबर, टाइप ऑफ एसेट, मैंने एक छोटा सा टेबल बना के रखा है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हमारे इंडिया की गवर्नमेंट बोलती है कि आपने कोई भी प्रॉपर्टीज, शेयर्स, डिबेंचर्स, गोल्ड, ज्वेलरी, घर वगैरह बेचा है और उसके घर के बेचने पे आपको जितना भी प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को बोलते हैं कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन में सबसे पहला पोर्शन ये है कि जो भी आपका कैपिटल गेन है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अब वो डिसाइड होता है कि आपने कितने महीने के लिए जो भी एसेट आपने बेचा, बेचने से पहले कितना टाइम वो एसेट आपके पास था, उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग, कितने महीने तक जो एसेट है वो आपके पास था, खरीदा कब, बेचा कब। खरीदने और बेचने के बीच में जो पीरियड है उसको पीरियड ऑफ होल्डिंग बोलते हैं। तो अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग बड़ा होगा, कितने महीने मैं बताऊंगा, अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग बड़ा होगा और फिर हमने बेचा, फिर जो प्रॉफिट हुआ उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और अगर खरीदने और बेचने के बीच का जो पीरियड है, मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग, अगर वो पीरियड छोटा है तो पीरियड छोटा है, फिर हमने एसेट बेचा, बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। गेन मतलब प्रॉफिट ऑब्वियसली। अब यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट में लिखा हुआ है फाइनेंशियल एसेट। टाइप ऑफ एसेट में फाइनेंशियल एसेट, लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड डिबेंचर्स या यूनिट्स ऑफ यूटीआई। यूटीआई मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अगर ये एसेट हमने खरीदा और बेचा, अब इसको हमने होल्ड किया अगर 12 मंथ्स और लेस, व्हेन द एसेट इज हेल्ड फॉर 12 मंथ्स और लेस पीरियड, अगर ये लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड डिबेंचर्स, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, इनको फाइनेंशियल एसेट बोलते हैं। अगर ये हमने एसेट खरीदा और बेचा और खरीदने और बेचने के जो बीच का पीरियड है वो 12 महीने से कम है, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और खरीदने और बेचने के बीच का जो पीरियड है वो 12 महीने से ज्यादा है, फिर जो प्रॉफिट होगा उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। व्हेन द एसेट इज हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स, लेस देन 12 मंथ्स हो तो शॉर्ट टर्म, एग्जैक्टली 12 मंथ्स हो, लेस भी नहीं मोर भी नहीं, तो भी शॉर्ट टर्म। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 12 मंथ्स और लेस। 12 मंथ्स और लेस मतलब जो हमारा पीरियड है वो लेस देन 12 मंथ्स भी हो सकता है, इक्वल टू 12 मंथ्स भी हो सकता है। लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स। तो हमारा पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर 12 महीने, अगर एग्जैक्टली 12 महीने है या उससे कम है, तो जो प्रॉफिट होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर 12 महीने से बड़ा पीरियड है, मोर देन 12 मंथ्स, हमारा पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने से बड़ा है, तो जो प्रॉफिट होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ एसेट क्या है। सेकंड टाइप ऑफ एसेट है अनलिस्टेड शेयर्स, अनलिस्टेड डिबेंचर्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड और बिल्डिंग और बोथ, इसको हम लोग हाउस प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। ये हमारी सेकंड कैटेगरी के एसेट्स हैं। अनलिस्टेड शेयर्स, अनलिस्टेड डिबेंचर्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड और बिल्डिंग और बोथ, और हाउस प्रॉपर्टी। इनका पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है, अगर वो 24 महीने 24 मंथ्स और लेस है, मतलब लेस देन इक्वल टू 24 मंथ्स, अगर इनका पीरियड ऑफ होल्डिंग लेस देन इक्वल टू 24 मंथ्स है, अगर इनका पीरियड ऑफ होल्डिंग लेस देन इक्वल टू 24 मंथ्स है, फिर हमको प्रॉफिट हुआ तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। और अगर हमारा पीरियड ऑफ होल्डिंग मोर देन 24 मंथ्स है, फिर हमको जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो टाइप देखते हैं पहले कि कौन से टाइप का एसेट हमने खरीदा और बेचा है। अगर अनलिस्टेड शेयर्स है, अनलिस्टेड डिबेंचर्स है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई लैंड, बिल्डिंग और बोथ, और हाउस प्रॉपर्टी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो इनमें पीरियड होता है 24 महीने, 24 मंथ्स। पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर 24 महीने या उससे कम हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर 24 महीने से ज्यादा हो फिर प्रॉफिट हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है, आप बोल सकते हो अदर एसेट्स। फॉर एग्जांपल हमारी ज्वेलरी,
ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन बोलते हैं, ज्वेलरी बोलते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर बोलते हैं, वर्क ऑफ आर्ट बोलते हैं, पीस ऑफ आर्ट बोलते हैं, ये सब अदर एसेट्स में आते हैं। अदर एसेट में ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, पीस ऑफ आर्ट, ये सब अदर एसेट्स में आते हैं। तो इनका पीरियड ऑफ होल्डिंग होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 36 मंथ्स, लेस देन और इक्वल टू 36 मंथ्स। अगर इनको, इन एसेट्स को हमने 36 मंथ्स तक अपने पास रखा, 36 मंथ्स से कम पीरियड तक, 36 महीने, 36 महीने से कम हमने अपने पास इनको रखा और फिर बेचा और फिर प्रॉफिट हुआ, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और 36 महीने से ज्यादा अपने पास रखा और फिर बेचा और फिर प्रॉफिट हुआ, तो जो प्रॉफिट हुआ उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। 36 महीने से ज्यादा पीरियड ऑफ होल्डिंग हो तो, ठीक है। तो सबका कैटेगरी वाइज, एसेट वाइज अलग अलग है, कौन सा एसेट कितने टाइम अपने पास रखना है उसका कैटेगरी अलग अलग है। यहाँ पे आप लोग ये शब्द याद रखो, लिस्टेड, लिस्टेड में 12 महीने, ऐसे याद करो शॉर्टकट में, लिस्टेड में 12 महीने का रूल होता है, 12 महीने से कम शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ज्यादा लॉन्ग टर्म। अनलिस्टेड में और हाउस प्रॉपर्टी में ये दो शब्द याद रखो खाली, अनलिस्टेड और हाउस प्रॉपर्टी, उसमें 24 महीने का रूल होता है, 24 मंथ्स, 24 मंथ से कम मतलब शॉर्ट टर्म, 24 महीने से ज्यादा मतलब लॉन्ग टर्म। इसके बाद अदर एसेट, इसमें 36 मंथ्स का रूल होता है। अदर एसेट्स में 36 मंथ से कम अपने पास रखा हो तो शॉर्ट टर्म, 36 महीने से ज्यादा अपने पास रखा हो तो लॉन्ग टर्म। अब ये इंडेक्सेशन जो है, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंडेक्सेशन। ये जो इस चैप्टर की टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट होती है, वो इंडेक्सेशन के बेस पे ही कैलकुलेट होती है, कि कितना हमारा टैक्सेबल कैपिटल गेन कितना है, उसमें इंडेक्स नंबर्स बहुत काम आते हैं, ठीक है। तो मैं बताऊंगा इंडेक्सेशन मतलब बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है इंडेक्सेशन में, शॉर्ट टर्म में लिखा हुआ है कि इंडेक्सेशन इज नॉट डन। आप ऐसे बोल सकते हो बेसिकली कि दैट इज इंडेक्स नंबर्स आर नॉट मल्टीप्लाइड, इंडेक्स नंबर्स आर नॉट मल्टीप्लाइड मतलब इंडेक्सेशन इज नॉट डन। और लॉन्ग टर्म में इंडेक्स नंबर्स आर मल्टीप्लाइड, मतलब इंडेक्सेशन इज डन। लॉन्ग टर्म में इंडेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, क्यों मल्टीप्लाई होते हैं, कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, कौन सा इंडेक्स नंबर कहाँ पे काम आएगा, वो सब मैं बताऊंगा। सारी चीजें धीरे धीरे करके मैं रूल्स में बताते जाऊंगा। फिलहाल इतना याद रखो कि शॉर्ट टर्म में इंडेक्सेशन नहीं होता है और लॉन्ग टर्म में इंडेक्सेशन होता है, राइट। अब यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन 1 है टेक्स्ट बुक का, उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इलस्ट्रेशन 1 है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन गिविंग रीजन वेदर द फॉलोइंग एसेट इज अ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग केसेस। मतलब जो मैंने ऊपर आपको रूल्स बताया उसका ये एक एग्जांपल, कि जो हमने ये एसेट बेचे उनमें देखो आप सिर्फ डेट्स दी हुई है और पूछा हुआ है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ एसेट, फिर देखते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग। पहले हम लोग देखते हैं कि कौन से टाइप का एसेट है, जैसे मैंने ऊपर बताया पहली कैटेगरी थी लिस्टेड की, दूसरी कैटेगरी थी अनलिस्टेड की एंड हाउस प्रॉपर्टी, तीसरी कैटेगरी थी अदर एसेट्स, ठीक है। 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, 12, 24, 36, पहली कैटेगरी लिस्टेड वाली, दूसरी कैटेगरी अनलिस्टेड, उसके साथ हाउस प्रॉपर्टी भी आ गया, तीसरी कैटेगरी अदर एसेट्स वाली। तो पहली कैटेगरी का 12 मंथ्स होता है, दूसरे का 24, तीसरे का 36, ठीक है। अब उसी बेस पे आपको ये इलस्ट्रेशन 1 का आंसर बताना है। सुरेश परचेजेस लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड मतलब हमारी पहली कैटेगरी, ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑन 26 मार्च, ये 2017 है, अगर आपको नहीं दिख रहा है ये 2017 है। तो सुरेश परचेजेस listed shares of Reliance Industries on 26 March 2017 and transfers them मतलब sells them on 10 September 2019। तो पहले इसका आंसर समझा देता हूं मैं, ये डेट्स याद रखो, 26 मार्च 17, 10 सितंबर 19। चलो आंसर देखने से पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ओरली पहले ट्राई करते हैं। लिस्टेड शेयर्स है, लिस्टेड शेयर्स में 12 महीने का रूल होता है, लिस्टेड शेयर्स में 12 मंथ्स का रूल होता है, और 26 मार्च 17 से 10 सितंबर 19 ये 12 महीने से ज्यादा का पीरियड होता है, क्योंकि 26 मार्च 17 से 26 मार्च 18, 26 मार्च 17 से 26 मार्च 18 12 महीने हुए, फिर 26 मार्च 18 से 26 मार्च 19 दूसरे भी 12 महीने हो गए, फिर 26 मार्च 19 से लेकर सितंबर 19 ये 5 या 6 महीने और हो गए, तो 12 मंथ्स और 5-6 महीने, ठीक है।
तो ये हो जाता है 12 और 6 महीने, अराउंड 30 महीने। तो ये 12 महीने से ज्यादा का पीरियड है, 12 महीने से ज्यादा का पीरियड है, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। लिस्टेड में रूल होता है 12 महीने का, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म हो गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो, ये आपका आंसर है, सॉल्यूशन है। एसएससी का नाम सुरेश, कैपिटल एसेट लिस्टेड शेयर्स, इसी तरीके से आपको आंसर लिखना है एग्जाम में। एसएससी का नाम सुरेश, एसेट का नाम लिस्टेड शेयर्स, मिनिमम पीरियड ऑफ होल्डिंग फॉर द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब अगर ये लिस्टेड शेयर्स हैं तो मिनिमम पीरियड कितना होना चाहिए, 12 महीने से ज्यादा, मोर देन 12 मंथ्स। एक्चुअल पीरियड ऑफ होल्डिंग, मतलब सुरेश ने 26 मार्च 17 पे शेयर्स खरीदे और 10 सितंबर 19 पे बेचे, तो ये 12 महीने से ज्यादा होता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर, टाइप ऑफ कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म, मतलब इस पे जो हमको प्रॉफिट होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। और ये मैंने साइड में खुद लिख के रखा है सब, डेट ऑफ परचेज, वही सब जो टेक्स्ट बुक वालों ने लिखा है मैंने भी वही लिखा है। डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, कितने डेज हुए, मैंने एक्चुअली फॉर्मूला लगाया है। डेट ऑफ सेल की जो डेट ऑफ सेल जो है माइनस डेट ऑफ परचेज, तो ये होता है 898 डेज। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है एवरेज एक महीने में 30 दिन होते हैं, वैसे तो अलग अलग होते हैं, 30, 31, 28 अलग अलग होते हैं, पर मैंने एवरेज गिन लिया 30 दिन। फिर मैंने 898 को डिवाइडेड बाय 30 दिन किया, 898 डिवाइडेड बाय 30 डेज, तो ये आता है 29.9 मंथ्स। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, मैंने एक कॉलम बनाया नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ। उसके बाद मैंने ये 898 को डिवाइडेड बाय 30 कर दिया, तो यहाँ पे हमारा मंथ्स आ जाएगा, कितने मंथ्स, यहाँ यू कैन से पीरियड ऑफ होल्डिंग, पीरियड ऑफ होल्डिंग इन मंथ्स आ जाएगा। ये पीरियड ऑफ होल्डिंग है इन मंथ्स, और आगे जो था पीरियड ऑफ होल्डिंग ये था इन डेज, तो हमारा पीरियड ऑफ होल्डिंग आ जाएगा इन मंथ्स। ये कैलकुलेशन मैंने मेरी तरफ से की है, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग आ जाता है रफली 29.93 मंथ्स। अब क्योंकि ये 12 महीने से ज्यादा है तो ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म, एलटी मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा इस पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा टाइप ऑफ एसेट। तो आप इतना, ये जो बाजू में मैं सब लिख रहा हूं ये सिर्फ आपके समझने के लिए, ठीक है, वही चीज जो इन लोगों ने लिखी है टेक्स्ट बुक वालों ने वही मैंने लिखी है, मैंने थोड़ा मेरे तरीके से लिखी है। आप एग्जाम में यही वाला तरीका अप्लाई करना, आप ऐसे ही लिखना है, एसएससी का नाम सुरेश, कैपिटल एसेट लिस्टेड शेयर्स, मिनिमम पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ्स होना चाहिए क्योंकि लिस्टेड शेयर्स है। अब यहाँ पे एक्चुअल पीरियड हो रहा है 12 महीने से ज्यादा, तो ये हुआ लॉन्ग टर्म। चलो आगे, दूसरा एसेट कौन सा है, दूसरे एसएससी का नाम है नरेश। नरेश परचेजेस शेयर्स नॉट लिस्टेड। अब नॉट लिस्टेड का रूल था 24 महीने, 24 मंथ्स, नॉट लिस्टेड का रूल था 24 मंथ्स। Naresh purchases shares not listed on any stock exchange of WA Limited on 8 November 2018. These shares are transferred by him on 25 December 2019. तो खरीदा कब, 8 नवंबर पे, और बेचा कब, 25 दिसंबर पे। ठीक है, ये डेट्स बहुत काम किए, 8 नवंबर और 25 दिसंबर। पहले मैं मेरी कैलकुलेशन आपको बता दूं, देखो खरीदा कब, 8 नवंबर 2018, मैं फिर से दिखा दूं, ये खरीदा कब, 8 नवंबर 2018, बेचा कब, 25 दिसंबर 19। पहले खुद ही कर लेते हैं, नवंबर 18 से, पहले नवंबर 18 से नवंबर 19 तक एक साल और रफली 1.5 महीना और, ठीक है, 12 महीने और 1.5 महीने यानी रफली 13.5 महीने के आसपास आएगा। तो ये हमने खरीदे शेयर्स नॉट लिस्टेड 8 नवंबर 18 पे, बेचा इनको हमने 25 दिसंबर 19 पे, तो नंबर ऑफ डेज माइनस करके आ रहा है 412 डेज, 412 डेज डिवाइडेड बाय 30 डेज, तो ये आ रहा है 13.73 मंथ्स, मतलब इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग है 13.73 मंथ्स। अब ये अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड का रूल होता है 24 महीने, अनलिस्टेड का रूल होता है 24 महीने, और ये शेयर्स हमने अपने पास रखे हैं 24 महीने से कम, 24 महीने से कम मतलब ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए। अब टेक्स्ट बुक वालों का आंसर देखते हैं। टेक्स्ट बुक वालों ने नरेश लिखा है, अनलिस्टेड शेयर्स लिखा है, पीरियड लिखा है 24 महीने होना चाहिए, यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है ब्रैकेट में लेस देन 24 महीने, तो ये शॉर्ट टर्म हुआ। ठीक है, सही लिखा है, सही लिखा है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हुआ, राइट, नरेश वाला। अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड का रूल होता है 24 महीने। चलो नेक्स्ट, इसके बाद थर्ड है
रमेश परचेज द हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में रूल होता है 24 महीने का। पहले टाइप ऑफ एसेट देखने का कि कौन सा एसेट है। तो रमेश परचेज द हाउस प्रॉपर्टी ऑन 22 मार्च 17 एंड ट्रांसफर्स इट ऑन 1 मार्च 19। तो मार्च 17 से मार्च 19 लगभग ये 24 महीने में से आधा महीना कम है, तो 23.5 मंथ्स के आसपास है। देखो 22 मार्च से लेकर 1 मार्च तक, 2017 से 2019 तक, ये 24 महीने में थे 21 दिन कम है। 24 महीने में थे 21 डेज लेस है, तो पूरे 24 महीने तो हुए नहीं। हाउस प्रॉपर्टी का रूल होता है 24 महीने 24 मंथ्स, ये लेस देन 24 मंथ्स है, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा। तो ये थर्ड वाला। पहले मेरा कैलकुलेशन देखते हैं। 22 मार्च पे खरीदा, 22 मार्च 2017, 1 मार्च 2019 पे बेचा, ये होता है 709 डेज। 709 डेज को डिवाइड बाय 30 डेज कर दिया, तो 23.63 मंथ्स। अब क्योंकि ये 24 महीने से 24 मंथ से कम है, तो ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा। देखिए बुक वालों ने क्या लिखा है। रमेश, आपको एग्जाम में ऐसा ही लिखना है जैसे टेक्स्ट बुक वालों ने लिखा है, जो मैंने साइड में लिखा है वो लिखना नहीं। रमेश, हाउस प्रॉपर्टी 24 महीने से ज्यादा होनी चाहिए, एक्चुअली में है 24 महीने से कम, तो ये शॉर्ट टर्म हुआ। ठीक है, धीरे धीरे जैसे समझते जाओगे आपकी स्पीड अपने आप बढ़ते जाएगी। रमेश के बाद कौन है? 4th नंबर धर्मेश। अब धर्मेश में थोड़ा एक नया रूल है, क्योंकि इसमें गिफ्ट वाली पॉइंट आती है। मैं आपको अंडरलाइन करके देता हूं गिफ्ट वाली पॉइंट। रमेश वाले में ये गिफ्ट वाली पॉइंट आती है, तो एक नया रूल आता है। सॉरी, रमेश नहीं, धर्मेश। धर्मेश परचेज ज्वेलरी ऑन 30 सितंबर 16, ये डेट हमारे काम की है, 30 सितंबर 16। रमेश परचेज ज्वेलरी ऑन 30 सितंबर 16 and gives the same to one of his friend Jayesh on 21 December 17. Jayesh transfers the said jewelry on 2nd October 19. अब पहले खरीदा धर्मेश ने गिफ्ट दे दिया जयेश को, और जयेश ने ये ज्वेलरी बेचा 2 अक्टूबर 2019 पे। ठीक है, धर्मेश ने खरीदा 2016 में, 2017 में धर्मेश ने ये गिफ्ट दे दिया जयेश को, और जयेश ने ये ज्वेलरी बेचा 2019 में। अब जो गिफ्ट देने की डेट है ना बेटा, जो गिफ्ट देने की डेट है वो हमारे काम की नहीं है। गिफ्ट देने की जो डेट है उसको भूल जाओ, जो 21 दिसंबर 17 है इसको छोड़ दो। पीरियड ऑफ होल्डिंग कौन सा होगा? 2016 से लेकर 19 तक। और प्रॉफिट किसको हुआ? ऑब्वियसली प्रॉफिट जयेश को हुआ। टैक्सेबल किसके लिए होगी ये इनकम? टैक्सेबल कैपिटल गेन किसके लिए होगा? जयेश के लिए, राइट? जयेश को सारा का सारा फायदा हुआ। खरीदा कब? 16 में, बेचा कब? 19 में। और ज्वेलरी मतलब अदर एसेट हुआ। अदर एसेट में रूल होता है 36 महीने का। गिफ्ट की डेट को छोड़ दो। धर्मेश ने जब खरीदा वो डेट से लेकर, धर्मेश ने जब खरीदा वो डेट से लेकर जयेश ने जब बेचा वो डेट तक, मतलब एक्चुअल जो परचेज की डेट है और एक्चुअल जो सेल की डेट है, इन दोनों का गैप देखना है। गिफ्ट की डेट को इग्नोर करो, डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ सेल तक। तो 30 सितंबर 16 से 2 अक्टूबर 19 तक, ये 34th नंबर पॉइंट, 30 सितंबर 16 से लेकर 2 अक्टूबर 19 तक, ये 1097 डेज होते हैं। डिवाइडेड बाय 30, ये होता है 36.56 मंथ्स। अब ज्वेलरी में रूल होता है 36 महीने का, यहाँ पे 36 महीने से आधा महीना ज्यादा हो रहा है, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, क्योंकि 36 मंथ से ज्यादा पीरियड हो रहा है। ये पीरियड हमारा 36 मंथ से ज्यादा हो रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा। 4th पॉइंट, ये जयेश, ये आंसर टेक्स्ट बुक वालों का। जयेश ज्वेलरी का रूल होता है 36 मंथ्स, यहाँ पे पीरियड 36 मंथ से ज्यादा है, तो इसका टाइप होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। इसका टाइप होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ठीक है, और नीचे रूल भी लिखा हुआ है, इन केस ऑफ एसेट्स acquired by gift, will मतलब वसीयत, etc. The period of holding of the previous owner is also considered. मतलब प्रीवियस ओनर का जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो भी कंसीडर करना है, और अभी जिसको गिफ्ट मिली है जयेश को, उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग भी कंसीडर करना है। दोनों का पीरियड ऑफ होल्डिंग प्लस करना है, फिर पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। ठीक है, दोनों लोगों का पीरियड ऑफ होल्डिंग ऐड करना है।
जब कोई एसेट हमको गिफ्ट में मिला हो या विल या वसीयत या प्रॉपर्टी में, इनहेरिटेंस बोलते हैं, मिला हो, वसीयत प्रॉपर्टी में विल में मिला हो, उसमें भी ऐसा ही करते हैं। प्रीवियस ओनर का पीरियड और नए ओनर का पीरियड दोनों को प्लस करते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। नेक्स्ट, इसके बाद ये फिफ्थ एग्जांपल है कल्पेश वाला। कल्पेश acquires units of equity oriented mutual fund on 16 June 2018 and transfers these units on 30 June 19। ओके, अब यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड होते हैं, इसका कैटेगरी हुआ फर्स्ट, इसका रूल होता है 12 महीने। यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इसका रूल होता है 12 महीने। अब देखो ये खरीदे थे हमने 16 जून 18 पे और बेचा 30 जून 19 पे। आप देख सकते हो सीधा सीधा 12 महीने से ज्यादा का टाइम है। देखो 16 जून 18, 30 जून 19, तो पहले 16 जून 18 से 16 जून 19 तक 1 साल हुआ, 16 जून 18 से 16 जून 19 तक 1 साल हुआ, और ऊपर से 14 डेज और एक्स्ट्रा हुए, तो टोटल डेज हुए 379। टोटल डेज हुए 379 डिवाइड बाय 30, तो ये 12 महीने से आधा महीना ज्यादा है, 12.6 मंथ्स। अब ये 12 महीने से ज्यादा है, तो इसका रूल होता है 12 महीने का। यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड का रूल होता है 12 महीने का। 12 महीने से ज्यादा हमने अपने पास रखा है तो ये शॉर्ट टर्म, सॉरी 12 महीने से ज्यादा अपने पास रखा है तो ये लॉन्ग टर्म हुआ। ठीक है, इसका रूल होता है 12 महीने का, 12 महीने से ज्यादा अपने पास रखा तो ये लॉन्ग टर्म हुआ। अब टेक्स्ट बुक वालों का आंसर, कल्पेश यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, रूल है 12 महीने से ज्यादा का। एक्चुअली में हमने 12 महीने से ज्यादा ही अपने पास रखा, मतलब कल्पेश ने 12 महीने से ज्यादा अपने पास रखा, तो इसका आंसर होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। इस पे जो प्रॉफिट होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में एक और रूल, इन केस ऑफ शेयर्स द परचेज डेट बाय द ब्रोकर इज टेकन एज द डेट ऑफ एक्विजिशन। मतलब हमने जब शेयर्स खरीदे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे ब्रोकर ने, हमारे एजेंट ने शेयर्स कब खरीदे हमारे बेहाफ पे, वो इंपॉर्टेंट है। मेरे को शेयर्स कब मिले वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे बेहाफ पे मेरे ब्रोकर ने शेयर्स खरीदे, मेरे बेहाफ पे मेरे ब्रोकर ने शेयर खरीदे, तो मेरे ब्रोकर ने कब शेयर्स खरीदे वो डेट ऑफ परचेज इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट इस क्वेश्चन में नहीं था, पर इन लोगों ने एज अ रूल बता दिया, ब्रोकर वाली पॉइंट। ठीक है, एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, जो भी इस वीडियो लेक्चर में मैंने समझाया आप लोग अच्छी तरह से सब लिख लेना, हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज कर देना और सब लिख लेना। आप लोग आंसर ऐसे ही लिखना जैसे टेक्स्ट बुक वालों ने लिखा है। जो मैंने लिखा है इसको वर्किंग नोट लिख देना, ये सब जो मैंने लिखा है इसको एज अ वर्किंग नोट लिख देना। और आप लोगों को जरूरी नहीं है कि इतना डिटेल में आप लोग ये डेज काउंट करो, 898, 412, इतना डिटेल में डेज काउंट करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए सब। ठीक है, लिख लेना सब अच्छी तरह बेटा, लिखोगे तो याद रहेगा, प्लीज लिखते रहना, लिखते रहना बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।